नमस्कार, एग्जाम सिलेक्शन 360 पर आपका स्वागत है। मैं हर्षवर्धन आज आपके लिए फिर एक बहुत बेहतरीन क्लास लेकर आया हूं, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं आज के टॉप मोस्ट क्वेश्चन और उन सभी क्वेश्चनों का विश्लेषण करेंगे स्टैटिक जीके के साथ। जितनी भी स्टैटिक घटनाएं हैं सबको लेकर चलेंगे साथ में। सबसे पहले आज की ऐतिहासिक घटनाओं पर चर्चा करते हैं। बहुत ही बेहतरीन ऐतिहासिक बिंदु है। सबसे पहला यह है कि 1885 में आज ही के दिन दुनिया को पहली मोटरसाइकिल मिली थी और गोटलिएब डेमलेर नाम के व्यक्ति ने पहला मोटरसाइकिल पेटेंट दुनिया के सामने रखा था। 10 नवंबर को भारत परिवहन दिवस मनाया जाता है। ये परिवहन की जागरूकता के लिए 10 नवंबर को ये दिवस मनाते हैं। 10 नवंबर के दिन 1659 में शिवाजी ने प्रतापगढ़ किले के निकट अफजल खान को आज ही के दिन मार दिया था। इसके बाद आज ही के दिन 1983 में बिल गेट्स के द्वारा विंडो का पहला वर्जन सामने रखा गया था दुनिया के, कि विंडो भी कोई चीज है जिससे आप कंप्यूटर को ऑपरेट कर सकते हैं। पहले क्वेश्चन पर आते हैं। तो किस सरकारी एजेंसी ने नई दिल्ली में आतंकवाद विरोधी सम्मेलन 2024 का आयोजन किया था? अगर ये वाली बात करें तो आंसर आ जाएगा इसका NIA। आतंकवाद विरोधी सम्मेलन 2024 में किसने आयोजन किया? NIA आपको पता ही होगा कि हमने इसकी स्थापना 2008 में मुंबई में जो आतंकी हमला हुआ था उसके बाद इसकी स्थापना की थी। इसमें अगर अब बात करें इसका उद्देश्य क्या रहा, तो संपूर्ण सरकार को यह बताया गया है कि दृष्टिकोण को हमें बढ़ावा देना है और भविष्य की नीति के लिए हमें अंतर्दृष्टि को उत्पन्न करना है। केंद्रीय एजेंसी के जो अधिकारी रहे हैं उन्होंने फोरेंसिक और प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ और अनुभवों के आधार पर सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने की बात कही है। इसके अलावा आपको यह पता होगा कि पूरे देश में जहां कहीं भी आतंकवादी कोई घटना होती है वहां पर सब कुछ कंट्रोल करने का, आतंकी घटनाओं को नियंत्रित करने का जो अधिकार है वो NIA के पास है। NIA के बारे में जरा दो चार जानकारी बता दूं। 2008 में इसकी स्थापना की गई। इसकी स्थापना जो है आपको ध्यान रखना है कब? मुंबई हमले के बाद इसकी स्थापना की गई थी। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है इसका मुख्यालय दिल्ली में है। कार्य क्षेत्र इसका क्या है? आतंकी हमलों की जांच करना। और इस समय इसके अध्यक्ष, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यह है सदानंद दाते। क्लियर है भाई? इसके बाद अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ग्रामीण भारत में स्टीम शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए नैयर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? देखो, स्टीम का मतलब क्या है? STEM। स्टीम का मतलब है साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स। इस शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए जो व्यक्ति है अनिल प्रधान, अनिल प्रधान को क्या दिया गया है? नैयर पुरस्कार 2024 दिया गया है। इन्होंने 28 वर्ष के उड़ीसा के ये इंजीनियर हैं और इन्होंने क्या किया है? स्टीम शिक्षा को काफी बढ़ावा दिया है। इन्होंने यंग टिंकर फाउंडेशन की स्थापना की है और ऑन व्हील इन्होंने इस के साथ अपनी एक संस्था भी लॉन्च की है। इसके अलावा यहां ध्यान रखना है तो इन्होंने एक 3D प्रिंटिंग वाली एक मोबाइल लैब भी विकसित की है और ग्रामीण विकास में योगदान के लिए रोहिणी नैयर पुरस्कार में इनको 10 लाख रुपए और एक प्रशस्ति पत्र और एक ट्रॉफी इनको दी गई है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो इसमें पहले आप समझ लो कि उड़ीसा की वर्तमान स्थिति क्या है। उड़ीसा की स्थापना मानी जाती है 1 अप्रैल 1936 में। उड़ीसा जो है राज्य के रूप में सबके सामने आया और मुख्यमंत्री इसके कौन है? मोहन चरण मांझी। राज्यपाल कौन है इसके? रघुवर दास। ठीक है, इसके अलावा आपसे अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। किस राज्य में नारी अदालत की शुरुआत की गई है? तो नारी अदालत की शुरुआत करने वाला जो राज्य है अपना उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में क्या किया गया है? जो आकांक्षी जिले हैं, आकांक्षी का मतलब होता है पिछड़े जिले। कौन से जिले? आकांक्षी का मतलब होता है पिछड़े जिले। और इन पिछड़े जिलों में महिलाओं की स्थिति को, पारिवारिक स्थिति को, सामाजिक स्थिति को सुधारने के लिए नारी अदालत की शुरुआत की गई है। अभी ये पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर आकांक्षी जिलों को चुना गया है। इसमें बलरामपुर, बहराइच, श्रावस्ती, चंदौली, चित्रकूट, फतेहपुर, सिद्धार्थनगर और सोनभद्र, इन जो है डिस्ट्रिक्ट में अभी ये योजना चलाई जाएगी। ठीक है, नारी अदालत में कम से कम 7 और ज्यादा से ज्यादा 11 मेंबर होने वाले हैं। ठीक है, इसके अलावा महिला कल्याण विभाग ने जारी किया है इसके बारे में जो भी कुछ गाइडलाइन जारी किया है, महिला कल्याण विभाग के द्वारा जारी की गई है। आज मैं आपको बता दूं कि भारत के 50वें
मुख्य न्यायाधीश का आज अंतिम दिन है, आज वो रिटायर हो जाएंगे और भारत को कल एक नया मुख्य न्यायाधीश मिल जाएगा। ठीक है, तो न्यायालय में आपने ये वाली बात कर ली है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। इसके अलावा और क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि इस समय यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है। यहाँ के मुख्यमंत्री आपके योगी आदित्यनाथ है और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। राजकीय पुष्प यहाँ का जो है वो क्या है, पलाश है। ठीक है, राजकीय पुष्प क्या है यहाँ का, पलाश। और अगर बात करें यहाँ की राजधानी क्या है, तो राजधानी है इसकी लखनऊ। ठीक है, राजधानी क्या है, लखनऊ। और इनका जो हाई कोर्ट है वो अगर आपसे पूछा जाए इलाहाबाद है। और ये कह सकते हैं आपके दुनिया का सबसे बड़ा हाई कोर्ट, दुनिया का सबसे बड़ा हाई कोर्ट अगर आपसे पूछा जाए तो कौन सा है, आप कहोगे सर इलाहाबाद हाई कोर्ट है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। हुरुन इंडिया द्वारा जारी सूची में 2024 में सबसे ज्यादा दान किस व्यक्ति के द्वारा किया गया है। तो देखो आपको पता होगा भारत का सबसे बड़ा दानी व्यक्ति जिसको कहा जाता था रतन टाटा, उनकी तो हाल ही में मृत्यु हो गई है। पर अब की बार जो हुरुन ने सर्वश्रेष्ठ दानियों की 2023-24 की जो सूची जारी की है उसमें सबसे ज्यादा दान करने वाले जो व्यक्ति बने हैं वो बने हैं आपके शिव नाडर। ठीक है, ये चेहरा दिख रहा होगा आपको, ये कौन है, शिव नाडर है। शिव नाडर ने इस साल अपने 2153 करोड़ रुपए को क्या किया है, सामाजिक कार्यों में दान किया है। ठीक है, इसके अलावा दूसरे नंबर पर आए हैं मुकेश अंबानी। मुकेश अंबानी ने कुल 407 करोड़ रुपए जो है दान किए हैं। और हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट के मायने अगर देखे जाए तो इसमें सबसे ज्यादा धनवान व्यक्ति जो है भारत का वो कौन है, हुरुन रिच लिस्ट के अनुसार मुकेश अंबानी है। इसके अलावा बजाज परिवार की अगर बात करें तो बजाज परिवार ने इसमें तीसरा स्थान प्राप्त किया है और इन्होंने इस साल 352 करोड़ रुपए की दान दिया है। और एक और है रोहिणी नीलकणी। ये एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका कि ये महिलाओं में सबसे ज्यादा दान देने वाली महिला है और इन्होंने इस साल 154 करोड़ रुपए का दान दिया है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो क्वेरेली साइमंड्स, जिसको क्यूएस के नाम से जाना जाता है, इसने अपनी हर साल ये नवंबर दिसंबर के महीने में अपनी एक रिपोर्ट जारी करता है। सॉरी, इसने अपनी एक रिपोर्ट जारी की है तो इसमें एशिया रैंकिंग की घोषणा की गई है। इसमें भारत के कितने संस्थान शामिल हुए हैं। तो अब की बार भारत के एशिया रैंकिंग की अगर बात करें तो एशिया के टॉप जो आपके 200 में लगभग 10 जो इंस्टीट्यूट है भारत के इसमें शामिल हो गए। कितने, 10 इंस्टीट्यूट इसमें शामिल हो गए। इसमें सबसे मजे की बात यह रही है अब की बार आईआईटी बॉम्बे को पछाड़कर आईआईटी दिल्ली पहले नंबर पर आया है भारत का। और इसकी रैंकिंग जो है अगर बात करें कि ऑल ओवर रैंकिंग इसकी कितनी है तो वो 44 है। आईआईटी बॉम्बे को रैंकिंग मिली है 48 और आईआईटी मद्रास को 56, आईआईटी खड़गपुर को 60, भारतीय विज्ञान संस्थान को 62 और आईआईटी आपका जो कानपुर है इसको 67। आईआईटी जो दिल्ली विश्वविद्यालय की अगर बात करें तो इसको 81, आईआईटी गुवाहाटी की अगर बात करें तो 104, आईआईटी रुड़की 108 और लास्ट में जेएनयू इसको 110 रैंकिंग मिली है। तो इसमें टोटल 10 जो विद्यालय है भारत के शामिल किए गए हैं। ठीक, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो इसमें आपको मैं बता दूं क्यूएस क्या है आपका, ये इसकी स्थापना नुंजियो क्वावेरेले के द्वारा की गई थी और इन्होंने जो स्थापना की थी इसकी 1990 में। इसके कुछ कार्यालय यूरोप, एशिया और अमेरिका में भी है। दुनिया भर के जो विश्वविद्यालय है उनके प्रदर्शन गुणवत्ता का इसके द्वारा क्या किया जाता है, आकलन किया जाता है। ये आपको बात ध्यान रखनी है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ऑस्ट्र हिंड का तीसरा संस्करण कहां शुरू किया गया। ऑस्ट्र हिंड का मतलब है, ऑस्ट्र का मतलब है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्र का मतलब है ऑस्ट्रेलिया और हिंद का मतलब है यहां, हिंद का मतलब है हिंदुस्तान। मतलब ये कि ऑस्ट्रेलिया और हिंदुस्तान के बीच एक नया युद्ध अभ्यास किया जा रहा है। इस युद्ध अभ्यास का आयोजन कहां किया जा रहा है, आंसर आ गया इसका महाराष्ट्र। कहां पर किया जा रहा है, इसका आयोजन महाराष्ट्र में किया जा रहा है। और ऑस्ट्र हिंद का तीसरा संस्करण आज महाराष्ट्र के पुणे में, कहां पर, पुणे में इसका आयोजन किया गया। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि ये एक ऐसा युद्ध अभ्यास है, पहले ऑस्ट्रेलिया यहां पर युद्ध अभ्यास करने के लिए आएगा, उसके बाद फिर क्या होगा,
फिर यहां से भारत ऑस्ट्रेलिया युद्धाभ्यास करने के लिए इसमें जाएगा। इसका उद्देश्य यह है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सैन्य सहयोग को बढ़ावा दिया जाए और इसके अलावा अर्ध शहरी और अर्ध रेगिस्तानी इलाकों में परंपरागत तरीके से सेनाएं कैसे काम करें उस पर ज्यादा जोर दिया जाएगा। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र देश की शांति मिशन के अध्याय 7 के अंतर्गत संचालन पर इसमें ध्यान केंद्रित किया गया है। 2024 के कुछ फेमस युद्ध अभ्यास हैं। मैं हर क्लास में आपको युद्ध अभ्यास रिवाइज करवा रहा हूं जिससे एक भी युद्ध अभ्यास आपका गलत ना हो। तो युद्ध अभ्यास 2024 भारत और अमेरिका के बीच हुआ। तरंग शक्ति 2024 में जोधपुर में भारत और 8 देशों के बीच। धर्म गॉर्जियन आपका भारत और जापान के साथ होता है। नोमैडिक एलिफेंट भारत और मंगोलिया के साथ होता है। शक्ति की बात करें भारत और फ्रांस के साथ होता है। मालाबार की बात करें भारत अमेरिका जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ। कोकड़ की बात करें भारत और यूके के साथ। अल मोहम्मद अल हिंदी भारत और सऊदी अरब के साथ। गरुड़ शक्ति भारत और इंडोनेशिया के साथ। और विनवेक्स जो है भारत और वियतनाम के साथ ये युद्ध अभ्यास होते हैं। ये इस साल आपको मैं बता दे रहा हूं 2024 के कुछ मुख्य युद्ध अभ्यास है। आपको ये पेपर में 100% मिलेंगे जरूर, आप इस बात को लिख कर रख सकते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 21 नवंबर को फिक्की के नए अध्यक्ष का पदभार कौन संभालेंगे? तो आपको पता होगा इस समय फिक्की के अध्यक्ष कौन है, माधवीपुरी बुच। पर अब नए अध्यक्ष जो बन जाएंगे इसके वो कौन बन जाएंगे? हर्षवर्धन अग्रवाल इसके अध्यक्ष बन जाएंगे। कौन बन जाएंगे? हर्षवर्धन अग्रवाल इसके अध्यक्ष बन जाएंगे। साथ ही में आपको ध्यान रखना है फिक्की क्या है? फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ये महात्मा गांधी के प्रयासों के द्वारा 1927 में स्थापित करवाई गई थी। इसके संस्थापक की अगर बात करें तो घनश्याम दास बिरला, पुरुषोत्तम ठक्कर इसके संस्थापकों में से एक है और इसकी स्थापना 1927 में गैर सरकारी लाभकारी संगठन के रूप में की गई थी। इसके अलावा इसका महत्व क्या है? भारत का सबसे बड़ा और सबसे पुराना शीर्ष व्यावसायिक एक जो है क्या है संगठन है और भारत के स्वतंत्रता संग्राम और औद्योगिकीकरण में इसकी बहुत बड़ी भूमिका रही है। यहां यह ध्यान रखना किसके प्रयासों से? महात्मा गांधी के प्रयासों से इसकी स्थापना की गई। चिकित्सा उपकरण उद्योग को मजबूत करने के लिए योजना शुरू की है। तो ये योजना किसके द्वारा शुरू की गई है आपको पता चली गया होगा। कौन है? जगत प्रकाश नड्डा, जेपी नड्डा या जगत प्रकाश नड्डा के द्वारा ये योजना शुरू की गई है। आपको पता ही होगा कि वर्तमान में हमारे चिकित्सा मंत्री जो है वो कौन है? जो है आपके जेपी नड्डा है। ठीक है, चिकित्सा उपकरण बाजार $14 बिलियन 2030 तक $30 बिलियन तक बढ़ने की उम्मीद है। इस लिहाज से ये योजना शुरू की गई है कि जितने भी जो चिकित्सा से संबंधित क्षेत्र है उसमें बड़ी एक भूमिका अपनाएगा ये उपकरण का बाजार। इसका उद्देश्य और ये भी है कि विनिर्माण क्षमताओं को बढ़ाएंगे, आयात निर्भरता को हम धीरे धीरे क्या करेंगे? कम करेंगे और हम अपने कौशल विकास को क्या करेंगे? बढ़ावा देंगे। नैदानिक अध्ययनों और बुनियादी ढांचे के विकास का हम क्या करेंगे? समर्थन करेंगे। ठीक, इसके बाद अगर बात करें अगले क्वेश्चन पर तो ATMOS एटॉम्स कार्यक्रम ये बहुत ही फेमस कार्यक्रम है। जितने भी बच्चे IIT, IIM या इंजीनियरिंग कर रहे हैं अगर वो कंपटीशन में आते हैं तो वो तो एकदम समझ गए होंगे एटॉम्स क्या है। पर जो बच्चे केवल BSc वगैरह करके जो आ रहे हैं उनको मैं बता दूं थोड़ा सा एटॉम्स क्या है। ये आपका बिट्स पिलानी जो भारत में टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट में से एक आते हैं बिट्स पिलानी। तो बिट्स पिलानी जो है वार्षिक कार्यक्रम है बिट्स पिलानी का और इसमें क्या होता है? कौशल का प्रदर्शन करने और रोबोट युद्ध, ड्रोन और रेसिंग हैथकॉन जैसी गतिशील प्रतियोगिताओं में प्रतिस्पर्धा करने के लिए हर साल एटॉम्स का आयोजन किया जाता है। अब की बार जो ये आयोजन किया जा रहा है अगर आपसे पूछा जाए तो आप ये कह सकते हैं अब की बार ये आपका हैदराबाद में आयोजन किया जा रहा है। कहां पर? अब की बार ये हैदराबाद बिट्स पिलानी में इसका आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, ये आपको बात ध्यान रखनी है। इसके बाद आपको अगले क्वेश्चन पर लेकर चलते हैं। हाल ही में किन दो संगठनों ने 5G ग्रामीण कनेक्टिविटी के लिए मिलीमीटर वेव ट्रांसमीटर विकसित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो आंसर क्या है इसका? आपको इसमें दिख ही रहा होगा C.G
और आईआईटी रुड़की। सी डॉट और आईआईटी रुड़की ने क्या किया है, हाल ही में ग्रामीण संगठनों के साथ मिलकर 5G कनेक्टिविटी के लिए मिलीमीटर वेव ट्रांसमीटर की शुरुआत करने की क्या की है, घोषणा की है। क्लियर हो रही है बात। इसके बाद आएंगे तो सी डॉट जो है ये आपका क्या है, अगर आपसे पूछा जाए तो ये एक टीडीएफ के तहत एक समझौते पर इसमें हस्ताक्षर किए गए हैं। इसका उद्देश्य यह है कि बौद्धिक संपदा अधिकार आईपीआर उत्पन्न करेंगे और 5G और 6G तकनीक के लिए एक कुशल कार्यबल का हम जो है इनोवेशन कर कर दुनिया के सामने रखेंगे। साथ ही में ये परियोजना स्थानीय विनिर्माण को क्या करेगी, बढ़ावा देगी। आपको जितनी कम समय में इतने सारे क्वेश्चन मैंने बताए हैं, आपको कहीं भी इतने कम समय में कोई भी इतने सारे क्वेश्चन नहीं बता सकता। तो आप जुड़े रहिए एग्जाम सिलेक्शन 360 से, आपको रोज इसी तरह की कुछ अच्छी बेहतरीन जानकारी देते रहेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर कल। धन्यवाद।